ओके। गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए जी, आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं, इस टॉपिक का नाम है ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फोर फीचर ऑफ शेयर्स। देखिए, सच्चाई ये है कि अभी तक हम जितनी भी शेयर्स के अंदर पढ़ाई पढ़ रहे थे, बेसिकली वो तैयारी चल रही थी इस टॉपिक के लिए। आपके एग्जाम में ये वाला टॉपिक 8 मार्क्स का आएगा 100%। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि इसे 100 की जगह 200% कर देते हैं। वो इस वजह से क्योंकि इसी टॉपिक से आपके एग्जाम में 8 मार्क्स के एक नहीं दो क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब आप कहेंगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही चैप्टर से 16 मार्क्स, एक ही टॉपिक से 16 मार्क्स। असल में बेटे, वो दोनों क्वेश्चंस ऑप्शनल होंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब इस चैप्टर से हमारा एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा, ये 100% गारंटी है। और वो जो क्वेश्चन है वो एक नहीं दो होंगे, ये भी गारंटी है। और वो दोनों ऑप्शनल होंगे। सीबीएसई की तरफ से चैलेंज देखिए बच्चों को ये होता है कि हम तो तुम्हें एक ही टॉपिक से दो क्वेश्चन दे रहे हैं, तुम्हारे बस की हो तो करके दिखाओ। और यकीन मानिए कि ये टॉपिक बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। नाम है ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फोर फीचर ऑफ शेयर्स। और इसके अलावा इसका एक और भी नाम है प्रो राटा टॉपिक। हालांकि ये इसका ऑफिशियल नाम नहीं है, लेकिन इसका पॉपुलर नाम यही है। बच्चे और टीचर अक्सर इसे इस नाम से पहचानते हैं, बट ऑफिशियल और करेक्ट नाम क्या है? ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फोर फीचर ऑफ शेयर। ये टॉपिक अपने नाम से ही क्लियर कर रहा है कि इस टॉपिक में क्या खास बात है। ये टॉपिक ओवर सब्सक्रिप्शन और फोर फीचर को कंबाइन करके बना है। अब लेकिन बच्चा इसमें ये सोचता है कि इसका जो कॉम्बिनेशन है ओवर सब्सक्रिप्शन और फोर फीचर का, वो एक क्वेश्चन में होना जरूरी है। तो बेटे जी, मैं आपको बता दूं, ये एक क्वेश्चन पे नहीं, एक इंस्टॉलमेंट पे होना जरूरी है। बात समझ में नहीं आई? बेटे देखो, ओवर सब्सक्रिप्शन और फोर फीचर ये दोनों ही एक साथ एक इंस्टॉलमेंट पे जब ये दोनों बैठ जाएंगे, बस आप समझ लीजिए वही होगा आपका प्रो राटा टॉपिक। कहने का सिंपल मतलब ये है कि अगर किसी भी इंस्टॉलमेंट पे दो चीजें पूरी हो जाए, पहला ओवर सब्सक्रिप्शन का एडवांस, और दूसरा उस इंस्टॉलमेंट पे फोर फीचर भी हो, तो आप समझ जाइएगा कि वो वाला टॉपिक यही वाला टॉपिक है, वो क्वेश्चन इसी टॉपिक से है। मैंने इस बात को यहाँ पे हिंदी में लिखवाया है क्योंकि ये आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपके ध्यान में रहना चाहिए। इस टॉपिक की पहचान क्या है कि अगर किसी एक इंस्टॉलमेंट पर फॉलोइंग दो घटनाएं एक साथ साइमल्टेनियसली घटित हो, तो समझ जाइए कि यही टॉपिक है। तो वो दो घटनाएं क्या है? एक तो ओवर सब्सक्रिप्शन का एडवांस आए, और दूसरा उसी इंस्टॉलमेंट पे जिस पे एडवांस आया है उसका एरियर हो जाए, और वो फिर फोर फीचर भी हो शेयर्स का। मतलब ये कि अगर किसी भी एक इंस्टॉलमेंट पे आप ये दो चीजें देख ले, एडवांस और एरियर, तो आप समझ जाइए कि वो क्वेश्चन प्रो राटा टॉपिक का है। ये बताना बहुत जरूरी है क्योंकि देखिए बच्चों को अक्सर ये टॉपिक ही समझ में नहीं आता कि ये कहां से और कब क्वेश्चन आ गया। बच्चा इसे ये सोच के चलता रहता है कि बस क्वेश्चन के अंदर ओवर सब्सक्रिप्शन और फोर फीचर दिख जाए तो मैं उसी को उस हिसाब से कर दूंगा, जबकि ये हकीकत नहीं है। मैं आपको आप ही की बुक में एक किया हुआ क्वेश्चन दिखाता हूं जी, जो हमने कर लिया। उसमें ओवर सब्सक्रिप्शन भी है, फोर फीचर भी है, लेकिन वो इस टॉपिक का क्वेश्चन नहीं है। वो है क्वेश्चन नंबर 49। आप इस क्वेश्चन को कर चुके हैं, क्लास में मैंने आपको करवाया था। आप जरा देखिए, इसमें 5 लाख शेयर्स इशूड है, एप्लीकेशन है 6.5 लाख की। इसका मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन है। और फिर एक शेयर होल्डर है 500 शेयर, उसने हमें कॉल का पैसा नहीं दिया।
ध्यान से देखना बेटे, कौन सा पैसा नहीं दिया? कॉल का, और उसके शेयर्स को फोर फीचर भी किया गया। इस क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन फोर फीचर दोनों है, लेकिन फिर भी देखिए ये ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फोर फीचर ऑफ शेयर के टॉपिक से पहले गिवन है, तो इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन इस वाले टॉपिक में फिट नहीं बैठता है। वो क्यों नहीं बैठता? असल में इस क्वेश्चन में एडवांस ओवर सब्सक्रिप्शन की वजह से अलॉटमेंट पे था, और फोर फीचर जो है वो हुआ है जी कॉल पे। तो एक इंस्टॉलमेंट पे दोनों घटनाएं नहीं हुई, एक क्वेश्चन में तो हुई है, एडवांस आया और एरियर भी आया, लेकिन अलग अलग इंस्टॉलमेंट पे, तो वो प्रो राटा टॉपिक नहीं होगा। समझ आ गया आपको? तो ये है जी प्रो राटा टॉपिक की पहचान। आई होप कि आपको ये टॉपिक की आइडेंटिफिकेशन समझ में आ गई होगी। अब ऐसा टॉपिक अगर एग्जाम में आए या आपके सामने ऐसा क्वेश्चन कोई देखने को मिल जाए, तो उसका क्या करना है जी? क्या उसके लिए कुछ खास अलग किस्म की जर्नल एंट्रीज है? तो जवाब है नहीं, उसके लिए अलग से कोई जर्नल एंट्री नहीं है, एंट्रीज यही है, बस उसके अंदर थोड़ा सा बदलाव किया गया है। देखिए जी, यही बात मैंने आपको यहां पे लिखवाई है कि जर्नल एंट्रीज तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, लगभग सेम है, बस बदलाव बेटे जी एक जगह होगा कि टेबल जो है ओवर सब्सक्रिप्शन का वो एक्सटेंडेड फॉर्म में बनेगा, मतलब अभी तक जितना बन रहा था हमें थोड़ा सा उससे ज्यादा उसे खींचना है। ओके, और वर्किंग नोट्स जो है इसके अंदर 3 वर्किंग नोट्स प्रिपेयर होंगे, ये बातें मैंने पहले ही बता दी। मैं बेटे पूरे टॉपिक को 3 वर्किंग नोट से ही कराऊंगा, ठीक है। हालांकि आपको एक और बात बता दूं कि ऐसा भी होगा कि आप आगे जाके ये देखेंगे कि 3 जो वर्किंग नोट्स हम बना रहे हैं वो हर क्वेश्चन में फिक्स है, ठीक है। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं। मैं इसे अपने लिखे हुए एग्जाम्पल से नहीं कराऊंगा, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखूंगा और उससे इसे बताऊंगा, जिससे कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप अब जल्दी से अपने पेन और कॉपी रेडी कर लीजिए और साथ साथ आप मेरे ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। लो जी, इसे एक एग्जाम्पल से करेंगे और ये एकदम फ्रेश एग्जाम्पल है, आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये जरूरी है कि पहला एग्जाम्पल आप इसी तरीके से समझे। लिखो बेटे, एग्जाम्पल। एक कंपनी ने शेयर्स इशू किए 2 लाख, और एप्लीकेशंस आई हैं उसके पास 2,50,000। इन शेयर्स की फेस वैल्यू है 10 रुपए, और हमें पैसा कुछ इस तरीके से मिल रहा है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, 4, 3, 2, 1, ये 10 रुपए इस तरीके से मिले। आगे हमें बताया हुआ है एप्लीकेंट्स फॉर 30,000 शेयर्स वर अलॉटेड nil shares and remaining on pro rata basis।
30,000 शेयर्स के बदले में हमने 0 अलॉटमेंट की और बाकियों को हमने प्रो राटा बेसिस पे दे दिया, तो ओवर सब्सक्रिप्शन तो इस तरीके से एडजस्ट हुआ है। आगे देखिएगा, मिस्टर जेड हैविंग 4,000 shares failed to pay any money on allotment and first call. Full stop. His shares were forfeited after first call. Full stop. Second call was not made. सेकेंड कॉल हमने इस क्वेश्चन में की ही नहीं। ठीक है जी। फिर जितने शेयर्स का फोर फीचर हुआ, आउट ऑफ दी forfeited shares, $1,000 shares were reissued at the rate of rupees 8 per share as fully paid up. लो बेटे देखो, आपको समझाने के लिए आपके सामने पूरा एक क्वेश्चन मैंने ड्राफ्ट करा है। जर्नल एंट्रीज हमें बनानी है। क्वेश्चन ये है कि इसमें शेयर्स इशू किए गए थे और वो शेयर्स कितने इशू किए गए हैं? 2 लाख, जबकि एप्लीकेशन कितनी आई है? 2,50,000 की। फेस वैल्यू इन शेयर्स की 10 रुपए है और ये 10 रुपए हमें इस तरीके से मिल रहे हैं 4, 3, 2 और 1। फिर हमें बताया गया है कि 30,000 एप्लीकेंट्स को नील अलॉटमेंट की गई, मतलब 30,000 को हमने रिजेक्ट कर दिया और बाकियों को प्रोराटा कर दिया। तो ये तो हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन में जो टेबल बनेगा उसका मसाला। फिर एक मिस्टर जेड है जी, जिनके पास 4,000 शेयर्स थे और इन्होंने हमें कोई भी पैसा नहीं दिया है अलॉटमेंट पे और फर्स्ट कॉल पे, और फर्स्ट कॉल के बाद इनके शेयर्स को फॉरफीट कर दिया गया। सेकंड कॉल इस क्वेश्चन में की ही नहीं गई है, तो ये वाली कॉल इसमें नहीं की गई है। और फिर उसके बाद फॉरफिटेड शेयर्स में से 1,000 शेयर्स को हमने री इशू करा है और री इशू किया है जी फुल्ली पेड अप मानते हुए। फुल्ली पेड अप मानते हुए हमने री इशू करा है और 8 पर शेयर पे री इशू हुआ है। ओके, तो ये है जी हमारा क्वेश्चन। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। लो जी बेटे, सबसे पहला सवाल तो बेटे मेरा आपसे ये है कि क्या मैं इसे प्रो राटा टॉपिक का क्वेश्चन मानूं या ना मानूं? मतलब आप इस बात को पहचान गए हैं या नहीं?
तो उसके लिए मैंने आपको ये बताया था कि आप चेक करेंगे कि एक ही इंस्टॉलमेंट पे दो चीजें होनी चाहिए। ठीक है, एक इंस्टॉलमेंट पे दो चीजें क्या होनी चाहिए, एक तो एडवांस आए और दूसरा एरियर आए। देखो बेटे, अब इसमें हो क्या रहा है, यहां पे 30,000 के बदले में नील अलॉटमेंट है और बाकियों को हमने प्रो राटा बेसिस दिया है। तो पहले एक बार हम टेबल बना लेते हैं, जिसके बाद हमें यह पता चल जाएगा कि ये ओ प्रो राटा टॉपिक का क्वेश्चन है भी या नहीं है। तो जल्दी से बनाइए पहला वर्किंग नोट, यहां लिखिए जरा वर्किंग नोट्स, और इसमें पहला वर्किंग नोट है हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन टेबल। ओके, अब देखो जी इसमें क्या क्या कॉलम आएंगे। सबसे पहला कॉलम आएगा कैटेगरी, सेकंड कॉलम आएगा शेयर्स अप्लाइड, नेक्स्ट आएगा शेयर्स अलॉटेड, फिर आएगा जी एक्सेस शेयर्स, इसके बाद एक्सेस मनी। टेबल बिल्कुल वैसे ही बन रही थी जैसे आपने बनाया था, कोई बदलाव नहीं है। और साथ साथ इसे बनाइए एक्सेस मनी एडजस्टमेंट, और लास्ट में आएगा बैंक। एक्सेस मनी का जो एडजस्टमेंट है वो अलॉटमेंट पे हो सकता है, फर्स्ट कॉल पे हो सकता है और सेकंड कॉल पे हो सकता है। अब जरा ध्यान से देखिए और बताइए इसमें कितनी कैटेगरी बन रही है। अगर हमने 30,000 के बदले में निल दिया तो एक कैटेगरी हो गई 30,000 के बदले में निल, और दूसरी कैटेगरी है रिमेनिंग को प्रोराटा बेसिस पे देना। रिमेनिंग मतलब 2.5 लाख में से अगर 30,000 एप्लीकेशन आप पहली कैटेगरी में सेटल करते हैं तो व्हाट आर रिमेनिंग एप्लीकेशंस, 2,20,000। तो 2,20,000 को प्रोराटा बेसिस पे आप मैक्सिमम शेयर्स दे देंगे, यानी कि जितने आपके पास शेयर्स है 2 लाख। तो लो बेटे जी, दो कैटेगरीज बन रही है, मैं यहाँ पे 1 और 2 ये दो कैटेगरीज लिखता हूं। सबसे पहले 30,000 के बदले में कितनी अलॉटमेंट की गई है, निल। तो यहां एक्सेस शेयर्स आ गए 30,000, और एक्सेस मनी कैसे आएगा, इन शेयर्स को एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1,20,000 हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा आ गया इस कैटेगरी में। इस कैटेगरी में चूंकि हमने कोई भी अलॉटमेंट नहीं की, तो हमें ये सारा का सारा एक्सेस मनी वापसी करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो ये 1,20,000 वापसी हो जाएंगे, एडजस्ट यहां कुछ नहीं होंगे। पहली कैटेगरी हमारी हो गई खत्म। अब आइए दूसरी कैटेगरी, रिमेनिंग एप्लीकेशंस। रिमेनिंग एप्लीकेशंस अगर टोटल 2,50,000 की 30,000 गई तो 2,20 बची, उनको हमने प्रो राटा अलॉटमेंट पे जितने हमारे पास शेयर थे वो सारे दे दिए, यानी कि 2 लाख शेयर्स पूरे इशू हो गए। और यहाँ पे एक्स्ट्रा शेयर्स हमारे पास रहे 20,000। एक्स्ट्रा मनी एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए 20,000 को, 4 रुपए का एप्लीकेशन मनी था, 80,000 का एक्सेस मनी। क्या अब ये वाला पैसा रिफंड करना है? जवाब है नहीं, इस वाले पैसे को एडजस्ट करना है अगली इंस्टॉलमेंट के लिए। चलिए तो चेक करते हैं कि अगली इंस्टॉलमेंट पे कितना कितना पैसा एडजस्ट हो सकता है। 3 रुपए है जी अलॉटमेंट पे, और इस कैटेगरी में हम ज्यादा से ज्यादा उतने पैसे अलॉटमेंट पे मंगवा पाएंगे जितने की हमने शेयर्स इशू किए इस कैटेगरी में। 2 लाख शेयर्स इशू किए गए, 3 रुपए के हिसाब से 6 लाख रुपए तक मंगवाए जा सकते हैं। और हमें एडजस्ट कितना करना है, हमें करना है एडजस्ट 80,000। तो बेटे 6 लाख इसकी कैपेसिटी है एडजस्ट करने की, तो अभी 80,000 पूरे यहां एडजस्ट हो जाएंगे। लो बेटे, ये हमारा टेबल गया बंद। टोटल और कर दीजिए इस टेबल का, ये आएगा जी 2,50,000
ये आएगा 2 लाख, और फिर से 50,000 के एक्सेस शेयर्स थे, एक्सेस मनी हमारे पास बनेगा 2 लाख। वो आप इन दोनों को ऐड करके भी निकाल सकते हैं और 50,000 को एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। इस 2 लाख में से 80,000 रुपए का तो एडवांस एडजस्ट हो गया, और 1,20,000 हमने रिफंड कर दिए थ्रू बैंक। ठीक है, अब जरा देखिएगा, अब हमें इसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है कि क्या वाकई में ये प्रो राटा टॉपिक का क्वेश्चन है भी या नहीं है। ठीक है, तो बेटे अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये बताइए ओवर सब्सक्रिप्शन पे एडवांस किस इंस्टॉलमेंट पे दिख रहा है। एडवांस हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट का है, आप देख लीजिए। क्या फर्स्ट कॉल का कोई एडवांस है? नहीं। क्या सेकंड कॉल का कोई एडवांस है? नहीं। तो एडवांस आया है सिर्फ अलॉटमेंट तक। अब अगर इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा हो गया, अगर इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा हुआ कि अलॉटमेंट पे एरियर भी आ गया, तो आप समझ जाइए कि ये प्रो राटा टॉपिक है। और मजे की बात ये है बेटे, मुबारक हो बहुत बहुत, इस क्वेश्चन पे अलॉटमेंट पे एरियर है। मिस्टर जेड जिसके पास 4,000 शेयर थे, उन्होंने हमें अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों का पैसा नहीं दिया। हमारा कंसर्न है अलॉटमेंट से, तो इसका मतलब अलॉटमेंट का पैसा हमें नहीं मिल पाया। जब कभी ऐसा हो जाए तो फिर समझ जाइएगा कि ओवर सब्सक्रिप्शन का जो टेबल है ये थोड़ा सा एक्सटेंड होगा, और इसके अलावा इसमें कुछ और भी वर्किंग नोट्स आएंगे। मैं फिलहाल उन वर्किंग नोट्स के लिए स्पेस छोड़ देता हूं और अब आगे बढ़ता हूं। देखिए, जर्नल एंट्रीज पे बढ़ते हैं, वो वर्किंग नोट जब करने हैं तब मैं आपको बताऊंगा। जर्नल बेटे, अब बेधड़क उस बात को भूलते हुए कि इसके अंदर प्रो राटा टॉपिक है, जो नॉर्मल एंट्रीज होती है बस वही एंट्रीज करिए जहां तक बनती है। फिर जहां पे प्रो राटा वाली एंट्री आएगी मैं अपने आप बताऊंगा। देखिए जी, एप्लीकेशन पे कोई दिक्कत नहीं है। एप्लीकेशन पे तो हमें इन्वेस्टर ने पैसे दिए एक्स्ट्रा, तो इसके लिए एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और कुल मिला के 2,50,000 एप्लीकेशन आई थी ₹4 के हिसाब से, यानी कि 10 लाख रुपए हमें मिले। ओके, अब ये वाला जो पैसा है एप्लीकेशन का, ये आप ट्रांसफर करते हैं, तो इसके लिए आप एंट्री करते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में कितना आएगा जी? जितने आपने शेयर्स इशू किया, आप उससे ज्यादा की तो कैपिटल नहीं इशू कर सकते ना। शेयर्स इशू किए 2 लाख, तो आप ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन पे 8 लाख रुपए की कैपिटल इशू कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज एक्सेस मनी लेफ्ट? 10 लाख एप्लीकेशन के, 8 लाख की कैपिटल गई, 2 लाख रुपए बचे। तो आप चेक कर लीजिए, हमारे टेबल ने भी ये बात हमें बता दी। इस 2 लाख में से 80,000 रुपए अलॉटमेंट का एडवांस हो गया, और बैंक पे 1,20,000 रिफंड हो गए। तो जो एडवांस है अलॉटमेंट का, उसके लिए लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 80,000 रुपए, और जो पैसा बैंक के थ्रू आपने रिफंड करा है वो आएगा जी टू बैंक अकाउंट 1,20,000 रुपए। ओके, ये लो बेटे, हमने एप्लीकेशन की एंट्री पूरी निपटा दी। अब आ जाइए अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट में पहले चिट्ठी डालते हैं, तो उसके लिए एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए की चिट्ठी जाएगी? अब क्या मैं 2.5 लाख पे अलॉटमेंट मंगवा लूं?
अरे नहीं, अलॉटमेंट तो उतने शेयर्स पे आती है जितने हमने इशू किए हो, यानी कि 2 लाख शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से 6 लाख रुपए। ये पैसा हमने मंगवाया। अब बेटे जी अलॉटमेंट का पैसा रिसीव होगा तो इसकी एंट्री आप सबको आती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब जरा सावधान हो जाइएगा। बेटे एक बात बताओ, हमने यहां पे कितने रुपए मंगवाए? 6 लाख। अब बताना जरा 6 लाख में से कितने रुपए हमें पहले मिल चुके हैं एडवांस? चेक कर लीजिए, 80,000 रुपए का एडवांस पहले आ चुका है। इसका मतलब 5,20,000 रुपए अब आने चाहिए। लेकिन मिस्टर जेड ने 4,000 शेयर्स का पैसा हमें नहीं दिया, तो हमें यह भी माइनस करना होगा। मंगाए 6 लाख, 80,000 तो हमें पहले मिल गए, तो अब तो दोबारा मिलेंगे नहीं वो। अब मिलेंगे 5,20,000, और उसमें से मिस्टर जेड ने हमें अलॉटमेंट का कोई पैसा नहीं दिया। तो बेटे क्या करेंगे, 4,000 पे अलॉटमेंट 3 रुपए के हिसाब से 12,000 नहीं आई, तो यानी कि हमें कितना पैसा मिला? हमने पैसा ड्यू किया कितना? 6 लाख। एडवांस कितना आ गया टोटल? 80,000। 5,20,000 आना चाहिए, और एरियर हो गया कितना? 12,000। तो मतलब यहां पे आना चाहिए कितना? 5,08,000 रुपए। यही आना चाहिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए जल्दी से। क्या यही आना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं बेटे कि ये अमाउंट है गलत। ओ माय गॉड सर, ये अमाउंट कैसे गलत हो सकता है? आपने बिल्कुल सही कैलकुलेशन करके बताया है, ये अमाउंट गलत कैसे हो सकता है? बेटे इसी चीज का ही ये टॉपिक है, सारा खेल ही इस एंट्री का है। ये अमाउंट क्यों गलत है, ध्यान से समझिएगा। बेटे जी ये जो मिस्टर जेड भाई साहब है, 4,000 शेयर्स इनको मिले, हाँ या ना में जवाब देते जाइएगा आप। 4,000 शेयर्स इनको मिले, करेक्ट। 4,000 के जो शेयर्स इन्हें मिले, बताइए तो जरा इन्हें किस कैटेगरी में मिले होंगे? मैं अब आपके जवाब का वेट करूंगा। बताइए जी किस कैटेगरी में मिले होंगे? पहली में या दूसरी में? जी फर्स्ट या सेकंड? सेकंड कैटेगरी, वेरी वेरी गुड। आप जरा देखिए, सेकंड कैटेगरी में सारे शेयर्स दिए गए, और ये 4,000 भी इसी में थे, और सेकंड कैटेगरी का हमारे पास एडवांस आया हुआ है 80,000 रुपए। इसका मतलब इस कैटेगरी में जिस किसी को भी शेयर्स मिले ना, उसने हमें कुछ ना कुछ पैसा अलॉटमेंट का एडवांस दे दिया। तो अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि मिस्टर जेड ने 4,000 शेयर्स पे कितने पैसे नहीं दिए, और आप मुझे ये जवाब देते हैं कि 4,000 इंटू में 2 करके 8,000 निकाल लीजिए, सॉरी इंटू में 3 करके 12,000 निकाल लीजिए, तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं बेटे, वो गलत होगा। वो गलत इस वजह से होगा क्योंकि मिस्टर जेड कुछ पैसा पहले अलॉटमेंट का एडवांस दे चुका है। तो ये खेल है जी इसमें सारा। अगर मुझे ये पता लगाना है कि इसने कितना पैसा नहीं दिया, तो जानते हो उसके लिए मुझे क्या पता लगाना होगा? कि मिस्टर जेड का एडवांस कितना आया। मिस्टर जेड ने एडवांस कितना दिया, अगर ये पता चल गया तो गुत्थी सारी सुलझ जाएगी। चलिए तो फिर देखते हैं ये कैसे पता लगाया जाए। इसके लिए बेटे मैं देख लेता हूं, क्या मैंने कहीं एडवांस अभी तक कैलकुलेट भी करा है? ये देखिए, ये अलॉटमेंट पे एडवांस आया हुआ है, ये हमने कैलकुलेट करके ही निकाला है। अब जरा देखते हैं ये हमने कैलकुलेट कैसे किया। मैंने एक्सेस मनी निकाला इसके लिए। एक्सेस मनी कैसे निकला? एक्सेस मनी के लिए हमने क्या करा,
जितने भी शेयर्स थे उसको एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करा, जितने भी एक्सेस शेयर्स थे उसको एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करा। इसका मतलब एडवांस निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, एक एक्सेस शेयर और एक एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी तो हमें क्वेश्चन हमेशा बता ही देता है, जैसे यहां बताया 4 रुपए। तो ये एक्सेस शेयर्स कैसे निकले? एक्सेस शेयर्स थे 20,000, इसे हमने किससे मल्टीप्लाई करा था? 4 से। ऐसे ही तो 80 बना। ये 20,000 कैसे निकले बेटे? आपने अप्लाइड में से अलॉटेड माइनस करे तो एक्सेस शेयर्स निकले। अगर एक्सेस शेयर्स से ही एडवांस निकलना है तो बेटे पहले तो एक्सेस शेयर्स निकाल लो मिस्टर जेड के, उससे एडवांस अपने आप निकल जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। इसके लिए बेटे हमें टेबल को एक्सटेंड करना पड़ेगा। यहां लिखेंगे मिस्टर जेड, ये हम कैलकुलेशन कर रहे हैं जी मिस्टर जेड के लिए। अब देखिए कैसे हुआ। मिस्टर जेड को कितने शेयर्स, मिस्टर जेड को शेयर्स यहां मिले हैं 4,000, देख लीजिए। तो बेटे जितने मिस्टर जेड को शेयर्स मिले वो कहलाएंगे शेयर्स अलॉट। अब अगर मैं ये पता लगा लूं कि मिस्टर जेड ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो अप्लाइड में से अलॉटेड माइनस करके मेरे पास इसके एक्सेस शेयर्स आ जाएंगे, फिर एक्सेस मनी आ जाएगा और वही एक्सेस मनी अलॉटमेंट पे एडवांस होगा। तो अगर ये और सुलझा लिया जाए कि इसने कितने के लिए अप्लाई किया था तो हमारा आगे का काम बड़ा आसान हो जाता है। देखो बेटे सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, अगर क्वेश्चन के अंदर डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर के प्रो राटा टॉपिक में अलॉटेड शेयर गिवन है तो आपको अप्लाइड निकालने होंगे, अगर अप्लाइड गिवन है तो आपको अलॉटेड निकालने होंगे, क्योंकि एडवांस निकालने के लिए हमें दोनों शेयर्स की जरूरत पड़ेगी। अब ये निकाला कैसे जाए? तो देखिए इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि किस कैटेगरी में अलॉटमेंट हुई है। सेकंड कैटेगरी में इसे अलॉटमेंट हुई थी, ये बात साफ साफ लिखी भी जा चुकी है, क्योंकि देखिए पहली कैटेगरी में कोई अलॉटमेंट है नहीं, तो ये अलॉटमेंट पक्का कैटेगरी नंबर 2 की ही है। ओके, तो बेटे कैटेगरी 2 में आप जरा देखिए अलॉटमेंट किस तरीके से किया गया है। यहां प्रो राटा बेसिस पे किया गया है, और मैंने आपको बताया था प्रो राटा का मतलब होता है प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट का मतलब है रेशो में अलॉटमेंट करना। तो बेटे जी यहां पे रेशो में अलॉटमेंट हुई है, और वो रेशो क्या है? अगर मैं ये 4 जीरो इसकी काट दूं, 4 जीरो इसकी काट दूं, तो मेरे सामने रेशो आती है 22 के बदले में 20 शेयर्स दिए गए, यानी कि रेशो क्या रखी गई है? अप्लाइड की 22 और अलॉटेड की 20। हालांकि आप इसे और चाहे तो सिंपल कर सकते हैं, 2 कॉमन आ रहा है तो इसे 11 और इसे 10 कर दीजिए, बात वही रहेगी। अब बेटे अगर मुझे ये पता लगाना है कि जेड ने कितने के लिए अप्लाई किया, तो देखिए वो कैसे आता है। जेड के शेयर्स लीजिए और इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए उस रेशो से जो शेयर्स आपको चाहिए। आपको चाहिए कौन से? इसके अप्लाइड, तो अप्लाइड की रेशियो से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसके जो भी शेयर्स गिवन है उसकी रेशियो से डिवाइड कर दीजिए। मतलब मल्टीप्लाई किससे करना है? जो रेशियो आपको चाहिए। और जो आपको गिवन है उसकी रेशियो से इसे क्या कर देना है? डिवाइड। बेटे हमेशा ध्यान रखना कि आप कैसे करेंगे, जो आपको चाहिए उससे मल्टीप्लाई और जो आपको गिवन है उससे डिवाइड, तो आपको पता चल जाएगा कि 4,400 इसके अंदर एप्लीकेशन थी। इसका मतलब ये एक्सेस शेयर्स हो गए 400 और एक्सेस मनी इसमें आ गया 1600, और ये 1600 ही एडवांस है बच्चे में
समझ में आया आपको? इस तरीके से मिस्टर जेड के लिए कैलकुलेशन करनी है। अब जेड का हमारे पास कितना एडवांस आ चुका है? 1600। तो अब देखते हैं जी जेड ने कितना पैसा नहीं दिया। ये है मेरा दूसरा वर्किंग नोट। वर्किंग नोट का नाम लिखे एरियर ऑन अलॉटमेंट। जेड ने हमें कितना पैसा नहीं दिया, और ये किसके शेयर्स पे करेंगे? जेड के शेयर पे। देखो बेटे, पहले तो अमाउंट ड्यू ऑन जेड शेयर, ऑन अलॉटमेंट कितना होता है ये बता दीजिए। अलॉटमेंट पे कितने पैसे ड्यू करने चाहिए जेड के? बेटे जेड के पास शेयर्स कितने थे? 4000। अलॉटमेंट पे हम इससे 3 रुपए मंगवाएंगे, तो यानी कि 12,000 रुपए इसके ड्यू होते हैं। भाई हमें जेड से 12,000 लेने होते हैं अलॉटमेंट के, लेकिन इसने 12,000 में से कुछ पैसा मुझे एडवांस दे दिया। तो अगर मैं ये एडवांस हटा दूं तो इसका मतलब ये कि वे बाकी का पैसा इसने अलॉटमेंट में नहीं दिया। सिंपल सी बात है, अगर क्वेश्चन ये कहता है कि जेड ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो कितना नहीं दिया? भाई ज्यादा से ज्यादा 12,000 लेने थे, लेकिन उसमें से इसने कुछ एडवांस दे दिया 1600। और ये 1600 आया कहां से? अभी अभी आपने वर्किंग नोट 1 बनाया, यहां से आया ये। तो ये 1600 आप माइनस कर दीजिए, यानी कि 10,400 रुपए इसने हमें नहीं दिए। ये इसकी तरफ से एरियर है, ठीक है? ये इसकी तरफ से एरियर है। अलॉटमेंट पे 10,400 रुपए जेड ने नहीं दिए। तो बेटे कुल मिला के अलॉटमेंट पे रिसीव कितने होंगे, ये कैलकुलेट करने के लिए एक और वर्किंग नोट बना देते हैं। अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। पहले तो बताइए कि टोटल अमाउंट अलॉटमेंट पे आना कितना चाहिए था? टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट हम कितने रुपए मंगवाने वाले थे? हम ज्यादा से ज्यादा 2 लाख शेयर्स के रुपए मंगवाते। तो मतलब कि 2 लाख इंटू में 3 करेंगे, 6 लाख रुपए हमारे इस पे ड्यू होते हैं। हम इतने रुपए मंगवाते और हमने मंगवाए भी। देख लीजिए, आपने चिट्ठी डाल रखी है, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 6 लाख की। इसमें से बेटे जी कुछ पैसा तो पहले एडवांस आ गया था। टोटल की बात कर रहा हूं मैं, टोटल कितना एडवांस आ गया? टोटल हमारे पास एडवांस आ गया अलॉटमेंट का 80,000 रुपए। ये इसमें से हटा दीजिए। अब हिसाब से 5,20,000 आ जाने चाहिए। भाई पहले भी तो यही बात कर रहे थे हम कि अलॉटमेंट ड्यू हुई 6 लाख की, एडवांस आ गया इसका 80,000, तो 5,20 आने चाहिए। लेकिन जेड ने शैतानी कर दी और जेड ने कितने रुपए नहीं दिए। अब आप ऐसे ना करेंगे कि 4,000 इंटू में 3 करें, 12,000 नहीं दिए, नहीं। जेड ने कितने नहीं दिए ये हमने अलग से कैलकुलेट करा, पहले उसका ये पता लगाया एडवांस कितना आया। ये जेड की तरफ से एडवांस था, फिर हमने पता लगा लिया कि इसका एरियर कितने का है। तो अब आप डायरेक्टली 10,400 माइनस करिए, लेस एरियर। जेड ने कितने शेयर्स का पैसा नहीं दिया? 3,000 4,000 शेयर्स का, लेकिन कुछ पैसा एडवांस दे दिया। कट पिटा के इस भाई ने हमें 10,400 रुपए नहीं दिए। तो इसे माइनस कर दीजिए, ये बनेगा 5,00,000
8,600, 5,09,600 बनेगा, 5,09,600 और ये हो जाएगा हमारा अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। मैंने आपसे कहा था कि मैं 3 वर्किंग नोट बनवाऊंगा जी, बस ये मेरा तीसरा वर्किंग नोट था। एक बार ध्यान से देखते हैं वर्किंग नोट हमने क्या क्या बनाए। ओवर सब्सक्रिप्शन टेबल यहां तक इस पेन से ऊपर ऊपर ये वैसे ही बना है जैसे कि अब तक आप बनाते हैं। इसके बाद वर्किंग नोट आपने इस टेबल को एक्सटेंड किया, और वो क्यों एक्सटेंड किया? क्योंकि जेड ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और जेड का कुछ पैसा एडवांस आ चुका है, ताकि हमें यह पता चल जाए कि जेड का कितना एडवांस आया है। हमने इस टेबल को एक्सटेंड किया। इसके लिए हमें 2 शेयर्स की जरूरत पड़ती है, एक अलॉटेड और दूसरे अप्लाइड। क्वेश्चन के अंदर या तो हमेशा अलॉटेड गिवन होंगे या फिर हमेशा अप्लाइड गिवन होंगे, और दूसरे हमें निकालने होंगे। वो कैसे निकाले जाएंगे? जितने भी शेयर्स हैं जो यहां पे गिवन है उसको उस रेशो से मल्टीप्लाई कर दो, उस कैटेगरी में जहां इसे अलॉटमेंट हुई है उस कैटेगरी की पहले तो रेशो बनाओ। जैसे हमने 22 और 20 की रेशो बनाई। 22 और 20 की रेशो बनाने के बाद, ठीक है, आप क्या करेंगे? जो आपको चाहिए उसकी रेशो से तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमें अप्लाइड चाहिए तो मैं अप्लाइड की रेशो से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और जो मुझे गिवन है, जैसे मुझे इसके 4,000 अलॉटेड शेयर गिवन है, तो अलॉटेड शेयर की रेशो आई थी 20, तो 20 से डिवाइड कर रहा हूं। इस तरीके से काम करना है जी, ठीक है। लो बेटे जी, अलॉटमेंट पे अब हमें कितने रुपए रिसीव हुए ये मैंने यहां पे निकाल लिया, 5,09,600। जबकि मैं पहले पता है क्या पाप करने वाला था? मैं इसे 5,08,000 लिखने वाला था, जबकि मुझे कितने रुपए नहीं मिले? 5,09,600 नहीं मिले। समझ आ गया आपको? ये इस तरीके से करना है बेटे। सारा खेल है इस अलॉटमेंट के पैसे को निकालने का। ये है जी ध्यान देने योग्य बात। बस अब इसके बाद का क्वेश्चन बहुत आसान है, वैसा ही है जैसा आप करते आए। फर्स्ट कॉल को ड्यू करिए, तो एंट्री बनेगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे तो 2 लाख शेयर्स थे, इस पे हम 2 रुपए के हिसाब से पैसा मंगवाएंगे। 4 लाख 4 लाख रुपए हमें मिलेंगे। फिर हमें ये वाला पैसा रिसीव होगा, तो एंट्री पे करेंगे जी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। 4 लाख रुपए हमने मंगवाए। क्या जेड ने हमें फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया 4,000 शेयर्स पे? आंसर इज यस। जेड ने 4,000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल के 2 रुपए नहीं दिए, तो मतलब इसने हमें 8,000 रुपए नहीं दिए। देखिए अब मैं डायरेक्टली कर सकता हूं, क्योंकि फर्स्ट कॉल का मेरे पास कोई एडवांस नहीं आया। अलॉटमेंट में मैं डायरेक्टली क्यों नहीं कर पा रहा था? क्योंकि अलॉटमेंट का मेरे पास एडवांस आ गया था। तो जिस जिस इंस्टॉलमेंट का एडवांस आ जाता है उस इंस्टॉलमेंट के लिए हमें ये वर्किंग नोट्स बनाने पड़ जाते हैं। तो अब अगर एडवांस इसका नहीं आया तो अब आप डायरेक्टली 8,000 माइनस करिए। इसका मतलब 3,92,000 रुपीज हमें मिल गए हैं जी फर्स्ट कॉल के। अब आ जाइए सेकंड कॉल पे। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट .
टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये वाली एंट्री इसमें होनी ही नहीं है। बताइए क्यों? क्योंकि फाइनल कॉल हमने कॉल ही नहीं करी, डायरेक्टली फर्स्ट कॉल के बाद ही क्या हो गया है, फोर फीचर। तो ये वाली एंट्री नहीं करनी है, मैंने जानबूझ के ये लिख कर काटी है ताकि आपको ये ध्यान रहे। लो बेटे जी, अब फोर फीचर की एंट्री करते हैं। फोर फीचर की एंट्री कराइए जरा, इस पे कोई प्रीमियम नहीं है। तो फोर फीचर में सबसे पहले तो आंख बंद करके शेयर कैपिटल अकाउंट को करना होता है जी डेबिट। इसके बाद जिस जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं आया, एक तो हमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, दूसरा हमें फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं मिला, और जो पैसा हमें मिल जाता है वो दिखाया जाता है शेयर फॉर फीचर अकाउंट में। ये तो बनेगी जी एंट्री। अब देखते हैं अमाउंट कैसे आएगा। कितने शेयर्स का फोर फीचर है? जेड के शेयर्स थे 4000। इस पे आपने अब तक जितने रुपए मंगवा लिए उससे मल्टीप्लाई करिए। देखिए सेकंड कॉल 1 रुपए की हमने कॉल नहीं की, तो व्हाट इज कॉल्ड अप वैल्यू? आउट ऑफ 10 अगर 1 रुपया हमने नहीं मंगवाया तो इसका मतलब हमने कितने रुपए मंगवाए? ये तो बड़ी आसान सी कैलकुलेशन है। हमने सिर्फ 9 रुपए मंगवाए, 36,000 आएगा जी शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट पे कितना पैसा नहीं आया, ये दोबारा यहां लिखने की जरूरत नहीं है, इसके लिए हमने वर्किंग नोट बनाया हुआ है, और वो वर्किंग नोट नंबर है 2, एरियर वाला। हमने यहाँ कैलकुलेट करा था जी अलॉटमेंट पे कितने रुपए नहीं आए, ये देख लीजिए 10,400 नहीं आए। तो बेटे जी अलॉटमेंट पे जितने नहीं आए वो यहां लिखिए 10,400। फर्स्ट कॉल पे कितने नहीं आए? फर्स्ट कॉल पे हमें 4,000 शेयर्स पे 2 रुपए फर्स्ट कॉल के नहीं मिले थे। इसका तो कोई एडवांस वगैरह था नहीं, तो यानी कि 8,000 रुपए हमें इसके नहीं मिले। जो पैसे मिल गए वो आते हैं फोर फीचर में, और 4,000 शेयर्स पे जानते हैं हमें कितने रुपए मिले हैं? सेकंड कॉल हमने करी नहीं, फर्स्ट कॉल आई नहीं, सेकंड अलॉटमेंट आई नहीं, एप्लीकेशन का पैसा हमें मिला है, तो इनटू में 4 करेंगे। लेकिन बेटे सावधान हो जाइए, यहां पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। जानते हैं एक तो एप्लीकेशन का पैसा हमें मिल गया था जेड का, एक इस भाई का कुछ अलॉटमेंट का एडवांस भी तो मिल गया था 1600। समझिए भाई, हम फोर फीचर में वो पैसा दिखाते हैं जो हमें मिल गया है और हम जब्त कर रहे हैं। तो इसने क्या सिर्फ एप्लीकेशन दी है? नहीं, एप्लीकेशन पे ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ था, जिसकी वजह से इसका कुछ एडवांस भी हमने रख लिया था, तो वो पैसा भी तो इसने दे दिया। तो कुल मिला के इसने हमें पता है कितने रुपए दिए? 17,200 रुपए, और ये पैसे सब तो 17,600 रुपए, सॉरी। बोलो जी, समझ में आया? ये जो प्रो राटा वाला टॉपिक है, ये इन दो जगहों पे हिट करता है जहां मैंने ये उंगली के निशान बनाए। एक, अलॉटमेंट वाली एंट्री का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हमें वर्किंग नोट बनाने पड़ते हैं। दो, यहां फोर फीचर में जो एडवांस था वर्किंग नोट 1 से, वो उठाना पड़ता है, ये 1,600 रुपए, ये भी पैसा हमें जब्त करना पड़ता है। तो जितना इसने इंस्टॉलमेंट दिया वो तो होगा होगा, प्लस जितना इसने हमें पैसा एडवांस दे दिया वो भी इसका जब्त कर लिया जाएगा। लो बेटे जी, अब ये फोर फीचर भी हो गया। इसमें से कितने शेयर्स को री इशू कर रहे हैं? 1,000 शेयर्स को 8 पर शेयर पे, यानी कि डिस्काउंट पे, फुल्ली पेड मानते हुए। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट के लिए आप शेयर फॉर फीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे, और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक में बताइए जी कितना है?
कितने शेयर्स को री इशू कर रहे हैं? 1000 इनटू में कितने रुपए पे री इशू करा? 8 पे, तो यहां आ जाएगा 8000। 2 रुपए का हमने डिस्काउंट दिया, तो 1000 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से 2000 रुपए का डिस्काउंट, और 1000 शेयर्स पे 10 रुपए के हिसाब से हमने री इशू किया था, तो 10,000 शेयर कैपिटल में। अगर शेयर्स को री इशू किया गया है तो ये पैसा कैपिटल रिजर्व में तो जाएगा ही जाएगा। तो इसके लिए एंट्री बनेगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब बताइए जरा कितना पैसा जाएगा जी कैपिटल रिजर्व में? अब बेटे इसमें जरा ध्यान देना, एक जगह और अब इसका इफेक्ट आ रहा है। देखो जी, ये जो 17,600 रुपए का प्रॉफिट है, जानते हो ये कितने शेयर्स का है? 4,000 का। एक बात बताइए, अगर मैं 17,600 रुपए को 4,000 से डिवाइड कर दूं, तो क्या एक शेयर का मुनाफा मुझे पता चल जाएगा कितना हुआ? बिल्कुल पता चल जाएगा, और ये होगा 4.4 रुपीज। 4.4। मैं 4.4 लिख के बिना ही, अगर जितने शेयर का मुझे चाहिए, भाई एक शेयर का 4.4 है, अब मुझे कितने शेयर का चाहिए? 1000 शेयर्स का, तो मैं उससे मल्टीप्लाई कर देता हूं। 4.4 ये आया एक शेयर पे मुनाफा। अच्छा, उसमें से हमने कुछ यूज भी करा है, अभी देखिएगा। 4.4 का जो मुनाफा आया, उसमें से 2 रुपए हमने यूज भी कर लिया, तो यानी कि 2.4 का मुनाफा ट्रांसफर हो सकता है, और 1000 शेयर्स पे 2400 रुपए बनेगा। आप ऐसे भी कर सकते थे। अब मैं एक और तरीका आपको बता रहा हूं, आप कैसे ये निकाल सकते थे। बेटे देखो, मैं 17,600 को 4,000 से डिवाइड करता हूं, तो ये बनता है जी 4.4 पर शेयर। मैं फिर इसे 1000 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये बनता है जी 4,400। मतलब 1000 शेयर्स पे 4,400 ट्रांसफरेबल थे, और इसमें से हमने यूज कितने कर लिए? 4,400 में से 2,000, तो कितना ट्रांसफर हो पाएगा? 2400। ये 2400 इस तरीके से आया जी। ये आप ऐसे भी निकाल सकते हो, और वो 4.4 माइनस 2.4 इंटू में 1000 करके भी निकाल सकते हो। बेटे मैथमेटिक्स है, आंसर दोनों तरीकों से सेम ही आना है। लेकिन ये मैंने आपको नया तरीका क्यों बताया? आपके दिमाग में हो सकता है ये बात है, वो इसलिए बताया क्योंकि बेटे जी अब आगे जाके जैसे मैं पर शेयर में जाने लगूंगा ना, यहां से डेसिमल्स में आने लगेगा आंसर, तो मैं वो डेसिमल वाली वैल्यू लिखे बिना ही इसे सॉल्व कर देता हूं। 17,600 को 4,000 से करा, एक शेयर का आ गया, 1000 से मल्टीप्लाई किया, 1000 शेयर्स का आ गया। ये टोटल लिख दीजिए, टोटल में से जितना यूज किया वो माइनस कर दीजिए, बाकी का ट्रांसफर कर दीजिए। बस इस तरह से करना है। बोलो बेटे जी, समझ में आई ये बात या नहीं? ये वाला वर्किंग नोट हालांकि आपको एग्जाम में दिखाना नहीं है, इसी वजह से मैंने इसे रफ तरीके से बनाया। बोलो बेटे, क्या ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फोर फीचर आपको समझ में आ गया? कहां कहां पे हमें जरूरत पड़ती है ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फोर फीचर की, और इसके 3 वर्किंग नोट बनते हैं और क्यों बनते हैं? ये तमाम बातें अगर आपको समझ में क्लियरली आ गई है तो मुझे जल्दी से जवाब दे दीजिए, और अगर कोई डाउट है तो पूछिए। बताइए जी। सिद्धांत, तनिष, चलिए जी, कोई डाउट नहीं है। ओके, तो फिर आज का वीडियो बस यहीं पे रोकते हैं। थैंक्स अ लॉट, और
अगली क्लास से पहले ये पूरा आपका कंप्लीट हो, मेक श्योर। ओके बाय।